आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार को हटाने का कांग्रेस का प्लान, शीतकालीन सत्र में इंडिया ब्लॉक लाएगा प्रस्ताव। दिल्ली ब्लास्ट पर एनसी का बड़ा बयान, कहा सभी कश्मीरियों को शक की निगाह से न देखा जाए। बंगाल में एसआईआर के बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर मची भगदड़। नीतीश कुमार ने रचा इतिहास, 10वीं बार ली सीएम पद की शपथ, नई सरकार में बने 26 मंत्री। नीतीश सरकार में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी-आर, हम और आरएलएम से सभी विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर ट्रंप का नया दावा, कहा हमारा काम हो गया, मुझे फोन करके बोले थे पीएम नरेंद्र मोदी। अब समाचार विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा कदम उठाने का प्लान कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इंडिया ब्लॉक गणेश कुमार को हटाने के लिए उनके खिलाफ शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस ने सहयोगी दलों से इस बात की चर्चा शुरू कर दी है। इसके जरिए कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक को एकजुट रखने और सत्ता पक्ष को चुनाव आयोग के खड़ा दिखाने का दांव चला है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार के खिलाफ संभावित महाभियोग प्रस्ताव पर राजनीतिक दलों के बीच एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। संसद के पिछले सत्र में इन सभी पर दलों के बीच व्यापक चर्चा हुई थी। अब संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ये गंभीर मुद्दा रूप ले चुका है। कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रही है। कमोबेश हर दिन कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े करती रही है। आज भी एक पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा कि चुनाव आयोग का खेला मशीन घुमा चुनाव हराओ। वही कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कुछ लोगों ने चुनाव आयोग की धांधली का पर्दाफाश करने पर राहुल गांधी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ के देश में ये 272 लोग कितने प्रतिष्ठित हैं ये तो पता नहीं, लेकिन भाजपा रोजगार एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर है, वरना वोट चोरी के इतने सारे सबूत देकर भी आंखों पर पट्टी बांधकर उल्टी बात करने वालों में कोई भी पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है। पुलिस वाले कानून व्यवस्था पर बात नहीं कर रहे हैं, पूर्व उच्चायुक्त फील्ड विदेश नीति पर नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि रॉ वाले पहलगाम से लेकर दिल्ली बम ब्लास्ट की विफल इंटेलिजेंस पर बात नहीं कर रहे हैं, मगर सबके सब चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा कि हम नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें कोई धोखा नहीं सहना पड़े और वो अपना कार्यकाल पूरा कर सके। हम नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनके साथ धोखा न हो और वो अपना टर्म पूरा कर पाएं और बिहार के लिए जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ उसमें से कम कुछ तो कर पाए। बिहार में जो उन्हें जीत मिली है वो कैसे भी मिली हो वो अलग बात है, लेकिन अपने वादे पूरे करने चाहिए। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का दिल्ली ब्लास्ट पर राजकीय कनेक्शन निकलने के बाद बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद सभी कश्मीरियों को शक की निगाह से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग केंद्र शासित प्रदेश से बाहर यात्रा करने से डरते हैं, क्योंकि उन सभी को कुछ लोगों के हिंसक कामों की वजह से संदिग्ध तौर पर देखा जाता है। उसके बाद जब दिल्ली में ब्लास्ट होता है तो कश्मीर से सीधे तार जुड़ते हैं, कई डॉक्टर्स को अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है क्वेश्चनिंग के लिए। क्या आपको लगता है कि इस इंसिडेंट का असर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन? देखिए, आप इसको इस नजरिए से मत देखिए। अगर जब भी तार जुड़ते हैं, कई बार यूपी में भी जुड़े, कई बार महाराष्ट्र में भी जुड़े, कई बार बिहार में भी जुड़े, कई बार बड़े हर पंजाब से जुड़े, हरियाणा से जुड़े, इसलिए हम ये मत कहें क्योंकि जब हम ये बात कहते हैं कश्मीर से जुड़े तो हम अपनी स्टेट को खुद बदनाम कर रहे हैं। मेरी एक ही बात है कि सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन क्या है कि अगर एक डॉक्टर, जिसको हम ये कहते हैं भगवान के बाद दूसरा रूप है उनका, वो डॉक्टर जिसको इंटेलेक्चुअल कौम कहते हैं, अगर वो डॉक्टर आज मिलिटेंसी में एक ऐसी पढ़ी लिखी कौम शामिल हो रही है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है भाई जी। ये कोई सीधे हालात नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए, ना आप लोगों के लिए, ना हमारे लिए, ना देश के लिए, ना जम्मू कश्मीर के लिए। इसलिए इस पर मंथन करने की जरूरत है कि इतने पढ़े लिखे बच्चे कैसे मिलिटेंसी से में चले गए और कैसे वो इन्वॉल्व हो गए। बात ये नहीं कि तार कहाँ जुड़ी, तार कहाँ नहीं जुड़ी, तार ये है कि पढ़े लिखे बच्चे अगर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, और ये मुश्किल इतनी हो जाएगी जैसे हम लोग आप लोग भी कहीं जाते हैं सरप्राइज विजिट करते हैं, हम लोग भी कहीं जाते हैं सरप्राइज विजिट करते हैं। जैसे आप अनंतनाग हॉस्पिटल के अंदर हमारे से निकली वो गन निकली,
तो अब हम जैसा कोई सरप्राइज, जैसे हमारी मेरी तो वैसे सिक्योरिटी कम की होती है रोज इन्होंने, तो अगर अचानक हम जाएं, आगे से यह हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए ये छोटी बात नहीं है कि अलमारी से गन निकली। इसलिए ये बात ये नहीं कि जब कश्मीर से निकली, जबकि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर कोई डॉक्टर इन्वॉल्व है, या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी कौम, किसी भी जात, किसी भी मजहब से कोई बच्चा, नौजवान जो आज हम मिलिटेंसी के साथ या ड्रग के साथ या क्रिमिनल बन रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। और सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, ये सरकारों को फैसला करना देगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों की निंदा करते हुए जानी मानी हस्तियों द्वारा लिखे गए खुले पत्र पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि जिन लोगों ने पत्र लिखे हैं वे या तो सत्ता और पद के भूखे या फिर डर के मारे लिख रहे हैं और उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। कई लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ मिल चुके हैं और बाकी लोगों को पत्र लिखने के बाद मिलेंगे। ये सभी भाजपा से जुड़े हुए हैं। जिन्होंने पत्र लिखा है SIR के संबंध में राहुल जी को, ये सब लाभार्थी हैं, सत्ता के लाभार्थी हैं और इसमें ये ठग हैं और या तो लोभ में या डर की वजह से लिखा है। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और बहुतों ने तो पोस्ट रिटायरमेंट सरकार से फायदा ले लिया, कुछ ही होंगे जो फायदा अब लेंगे। तो इस लेटर से यह सिद्ध हो गया कि SIR में रिगिंग हुई है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के होरा का एक चीफ है, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया था बहुत पहले, हरदीप पुरी जी के साथ ही ज्वाइन कर लिया था और इसमें बीजेपी से जुड़े कई लोग हैं। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि SIR से वोट की डकैती हुई है और उसका पर्दाफाश देश और दुनिया के स्तर पर न हो, तो मोदी सरकार ने एक कवच के रूप में इनका इस्तेमाल कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में एक BLO की मौत पर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट के चल रहे SIR ने फील्ड वर्कर्स पर अमानवीय दबाव डाला है। अब तक SIR के दौरान 28 मौतें हो चुकी हैं। SIR पर पश्चिम बंगाल के भाजपा के नेता दिलीप घोष ने कहा कि SIR पूरे देश में हो रहा है लेकिन किसी को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ लोग मर रहे हैं। मैं कहूँगा कि BSF को बांग्लादेश के साथ हमारे सभी चेक पोस्ट को खोल देना चाहिए। अभी दिसंबर 4 तारीख तक पश्चिम बंगाल में जितना भी डेथ होगा सब, और इसके लिए SIR के लिए पूरा देश में SIR हो रहा है, किसी को कुछ नहीं हुआ। यहाँ सब हार्ट अटैक आ रहा है, मर रहे हैं, तो यहाँ तो एकदम महामारी आ गया है SIR को सुनकर। अब सब बीमारी देखिए 4 तारीख के बाद ठीक हो जाएगा। SIR को माहौल में हकीमपुर सीमा से बांग्लादेश लौटने की फिर मतदान से लेकर आधार कार्ड, बैंक की सुविधा लेकर लकी भंडार सब कुछ मौजूद है, फिर भी क्यों भाग रहे हैं? मेरा तो कहना है कि BSF पूरा जितना बांग्लादेश के साथ हमारा चेक पोस्ट है खोल देना चाहिए, ओपन कर देना चाहिए। वन वे ट्रैफिक बंगाल से बांग्लादेश जो जाएगा उसको छोड़ दो, उधर से आने के लिए मना है। यही मौका है, 10-20 लाख पॉपुलेशन बंगाल की कम हो जाएगी। बिहार में आज एक बार फिर से NDA सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार ने एक बार फिर से शपथ लेकर रिकॉर्ड बनाया है। इस पूरे शपथ ग्रहण में NDA के तमाम सहयोगी भी पटना पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री और अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल भी पटना पहुंचे और उन्होंने इस मौके पर कहा कि आज बिहार की जनता के लिए खुशी की बात है। उन्होंने आगे कहा कि आज नए संकल्प और बिहार की जन आकांक्षाओं के पूरे होने के दिन है। प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि महिला और यूथ हमारे देश का एक बहुत बड़ा एसेट है और जब हम 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं तो भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। युवाओं की ऊर्जा का हमें सदुपयोग करना है। युवाओं के पास शिक्षा होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए और अपने स्वरोजगार के अवसर होने चाहिए और वो अवसर बिहार के युवा को भी मिलने चाहिए। और इसलिए आप देखिए कि मैनिफेस्टो में हमने युवाओं के लिए 1 करोड़ रोजगार सृजन के अवसर की बात कही। इसमें स्वरोजगार से लेकर सरकारी नौकरी सब कुछ शामिल है। और इसी प्रकार महिलाएं भी हमारे जो शासन प्रणाली है उसके केंद्र में है।
women are at the center of the national politics today. आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिलाएं सिर्फ देश के विकास के जो फायदे हैं उसको नहीं लेंगी, बल्कि देश को आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगी। और इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाने की तमाम योजनाएं हमने एक के बाद एक लॉन्च की। इसमें हमारी खास तौर से जो प्रो पुअर वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, टॉयलेट्स हो, सैनिटरी नैपकिन्स हो 1 रुपए के, ये देखिए सारी योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में हैं। तो निश्चित रूप से महिला युवा देश के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है और महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से ही आत्मनिर्भर भारत की रचना होगी, विकसित भारत का निर्माण होगा। बिहार के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो चुका है। करीब 1 घंटे तक कार्यक्रम चला। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 26 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। 26 में से 23 विधायक हैं। बाकी दिलीप जायसवाल, संतोष सुमन एमएलसी है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से ये सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। बधाई। पटना के गांधी मैदान में आज बिहार की नई सरकार ने शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुल 26 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश मंत्रिमंडल में इस बार कई नए चेहरे शामिल किए गए हैं। वहीं 18 विधायक ऐसे भी हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार वे मंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सके। ये मंत्रीगण मनोनीत मोहम्मद जमा खान, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और अनुशासन से निर्वहन करूंगी। मैं भय या अनुराग या देश के न्याय करूंगा और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं
मैं रामाजी साथ ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो भी बिहार राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा मुझे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्रत्यक्ष प्रकट नहीं करूंगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में यूथ कांग्रेस ने आज एसआईआर, फसल मुआवजा और कानून व्यवस्था समेत कई मसलों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन शुरू किया है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर एकत्र हुए और भजनलाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए वहां पहले से भी भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया हुआ था। जितना मर्जी आक्रमण बीजेपी पुलिस से हमें करवा ले, हम डरने वाले नहीं हैं। हम देश के लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। भारत का हर एक यूथ कांग्रेस का साथी, भारत का हर एक युवा देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा प्रयास करेगा। देश के लोकतंत्र को अंधकार में नहीं जान दे सकते। जितना मर्जी बल पुलिस के नाम से बीजेपी लगा ले, हम डरने वाले नहीं हैं। अरे वोट चोर। आज यहाँ शहीद स्मारक पर इनका धरना प्रदर्शन था। हमारी तरफ से बिल्कुल मजबूत व्यवस्था थी। इनको चेतावनी दी गई थी कि यहाँ पर केवल धरना करने की अनुमति है, आगे ना बढ़े। वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे तो वाटर कैनन का हमने इस्तेमाल किया। करीब 150 लोगों को हमने डिटेन किया है। आगे उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक के कार्यान्वयन पर राजस्थान के गृह मंत्री जवाहर सिंह बेगम ने कहा कि हमने राजस्थान के लोगों की सुरक्षा के लिए एक धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है। हमें राज्य के विभिन्न हिस्सों में हो रही धर्मांतरण गतिविधियों के बारे में शिकायतें मिल रही थी, जहां मिशनरी समूह कथित तौर पर लोगों को जबरन या शादी या चिकित्सा सहायता का वादा करके धर्मांतरित करने का प्रयास कर रहे थे। विधेयक लाया गया और राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की जनता के हित में और जो व्यक्ति अपने धर्म को मानता है उसके धर्म को रक्षित करने के लिए एक कठोर कानून लाए, क्योंकि राजस्थान में बहुत दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि लोग और कुछ मिशनरीज, कुछ संस्थाएं डरा धमका कर, शादी का प्रलोभन देकर या इलाज का बहाना देकर किसी न किसी तरह से बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए लगे हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की सरकार ने ये सोचकर कि हम धर्म की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक लाए और वो लाए, उसका कानून बना और पिछले 29 तारीख से वो लागू भी हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन करके कहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। ट्रंप का कहना है कि 7 से 10 मई के बीच भारत और पाकिस्तान की ओर से एक दूसरे पर किए जा रहे हमलों को रुकवाने के लिए उन्होंने 350% टैरिफ लगाने और ट्रेड खत्म करने की धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों देश घबरा गए थे। ट्रंप कई बार इस दावे को दोहरा चुके हैं, लेकिन उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव शांत करने में मदद की थी, जबकि भारत किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के दावे को लगातार नकारता रहा है। उन्होंने यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं झगड़े सुलझाने में अच्छा हूं और हमेशा से ऐसा रहा हूं। मैंने पिछले कुछ साल में यहाँ तक कि इससे पहले भी इस दिशा में बहुत काम किया है। मैं अलग अलग लड़ाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ। भारत पाकिस्तान वे परमाणु हथियारों से हमले करने वाले थे। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने परमाणु हथियार रखने वाले दोनों पड़ोसी देशों में कहा था कि ये युद्ध जारी रख सकते हैं, लेकिन मैं दोनों देशों पर 350% शुल्क लगा रहा हूं। वे अमेरिका के साथ अब व्यापार नहीं कर पाएंगे। ट्रंप ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने उनमें ऐसा नहीं करने के लिए कहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि उन्होंने दोनों देशों से कहा था कि मैं ये करने जा रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक दूसरे के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करें, लाखों लोगों को मारें और लॉस एंजलिस पर परमाणु धूल उड़े। इजराइल और लेबनान युद्ध पर आई नई रिपोर्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है। द गार्जियन की जांच बताती है कि संघर्ष के दौरान इजराइल ने ऐसे क्लस्टर बम इस्तेमाल किए जिन पर दुनिया भर में पाबंदी है, और इसी जंग की मार झेलते झेलते लेबनान के कई इलाके खंडर में तब्दील हो गए। दक्षिण के गांव उजड़ गए और बड़ी आबादी विस्थापित हो गई।
रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण लेबनान के घने पहाड़ी इलाकों से जो तस्वीरें निकली हैं उन्होंने पूरा मामला साफ कर दिया है। यहाँ 2 तरह के क्लस्टर हथियारों के अवशेष मिले हैं। बाराक एतान में 9 सम्यूनिशन होते हैं जो फटकर 1200 टंगस्टन के घातक टुकड़ों की बरसात कर देते हैं। वहीं राउम एतान मिसाइल के बारे में दावा है कि उसमें 64 छोटे बम होते हैं जो एक बड़े इलाके में फैलकर भारी तबाही मचा सकते हैं। क्लस्टर म्यूनिशन हवा में खुलकर छोटे छोटे दर्जनों बम गिराते हैं जो कई फुटबॉल मैदान जितने क्षेत्रों में फैले रहते हैं। उससे सबसे खतरनाक बात यह है कि इनमें से 40% तक बम उसी समय नहीं फटते, दशकों तक जमीन पर पड़े रहते हैं और फिर किसी दिन किसी बच्चे, किसान या आम शख्स की जान ले लेते हैं। इसीलिए 124 देशों ने इनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। इजराइल संधि का हिस्सा है या नहीं, लेकिन इजरायली सेना ने इन हथियारों के इस्तेमाल की ना तो पुष्टि की है और न ही खंडन, लेकिन इतना जरूर कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और नागरिकों को नुकसान से बचाने की कोशिश करते हैं। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।